लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका के बारे में जिसके लिए आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। और अब बदलती हुई भूमिका हुई। बदलती भूमिका क्या हुई कि जब हम लोग के ऊपर अंग्रेजों का शासन था तो हम लोग की ये जो सरकार थी उसको हम लोग गवर्नेंस को हम कहते थे कॉलोनियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे। कॉलोनी की हिंदी क्या हुई? उपनिवेश। तो हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो हमारे पर शासन जो था ब्रिटिशर्स का था। तो जब समय के साथ हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारा जो ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हुआ इसमें परिवर्तन आया। तो ये कॉलोनियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से हमने चेंज किया सिटीजन सेंट्रिक। सिटीजन सेंट्रिक की हिंदी में अगर आप कहें तो नागरिक सेंट्रिक माने केंद्रित शासन, सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पहले क्या था? उपनिवेश। कॉलोनियल के लिए हिंदी आपने क्या बताई? उपनिवेश। उपनिवेश। वो औपनिवेश कह रहे हैं। उपनिवेश शासन। और यहां हो गया नागरिक केंद्रित शासन, क्योंकि अब हमारा जो नागरिक है वो केंद्र बिंदु हो गया। जितनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बनाई सरकार ने वो आम नागरिक के लिए बनाई है हम लोगों ने। तो इसीलिए हमारा जो नागरिक केंद्रित अब जो है प्रशासन हो गया है। तो चाहे वो केंद्र सरकार बनाए चाहे वो राज्य सरकार बनाए, अब हमारा एक ही एम है कि भाई हमारा नागरिक जो है वो सरकार की नीतियों से खुश है कि नहीं, उसको लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी पब्लिक पॉलिसीज, सरकारी नीतियाँ जो है, कोई भी सरकार आती है तो सरकारी नीति बनाती है। गांव को सड़कों से जोड़ना, गांव को बिजली से जोड़ना, स्वच्छ पानी पिलाना, है ना। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर उन गोल्स को क्या कहा जाता है? उस ध्येय को क्या कहा जाता है? लक्ष्य को, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो ये जो है तो ये जो है ना, ये अब हमारा सरकार की नीतियाँ जो है इस पर केंद्रित होने लगी। अब अगर रोजगार दिलवाना है गांव में जहाँ पर कि लोगों को साल भर में रोजगार नहीं होता परिवार के लिए, तो मनरेगा बना दी गई, है ना। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे, है ना, घर आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, फार्मर्स के लिए सब्सिडी का प्रोविजन किया गया, वो भी एक हो गई, पेंशन के लिए हो गया। तो ये सारी के सारी स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पब्लिक पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है और ये सब नागरिक केंद्रित होती है कि नागरिक के लिए हमें अल्टीमेटली हित पे काम करना है। और वो कौन बनाता है, कौन करता है? सिविल सेवक करते हैं, है? तो देखो ना, दोनों में फर्क क्या है, बड़ा भारी फर्क है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमने पिछले वाले सेशन में देखा था। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो आती है इलेक्शन के माध्यम से, पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव आती है सिलेक्शन के माध्यम से। एक इलेक्टेड है, एक सिलेक्टेड है। आप सब सिलेक्टेड होकर आएंगे, इलेक्टेड होकर नहीं आना है। इलेक्टेड होकर आएंगे जो उनका बड़ा गोल 5 साल का होता है, फिर 5 साल के बाद उन्होंने वापस चले जाना है। आप 35 साल के लिए होते हैं, तो आपका लक्ष्य जो है दूरगामी होता है, विजन होता है। तो इसीलिए लोगों का विश्वास भाववश, अभाववश, प्रभाववश एक लोक सेवक में ज्यादा है बजाय इसके कि वो पॉलिटिशियन। ठीक है।
तो देखिए, सरदार पटेल जो थे, जब 22 अप्रैल 1947 के दिन भारत के लौह पुरुष, तो इनके नाम से एक प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्यों यूनिटी शब्द डाला गया उसमें? जोड़ा था सभी, जो भी भारत के अंदर अलग अलग एकीकरण किया था। तो इनको सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। तत्कालीन सरकार की नीतियों के निष्पादक माने जो उनको इंप्लीमेंट करते हैं, एक स्तंभ जिस पर शासन का पहिया, जो देश के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर मंथन करता है। तो ये जो सरकार की नीतियां और कार्यक्रम, नीति माने पॉलिसी, कार्यक्रम माने प्रोग्राम्स, जितने भी कार्यक्रम, नीति और कार्यक्रम होते हैं सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, तो उनको, अब मैं आपको जैसे एक दो चीजें मैं आपको जरूर कहूंगा, कभी कभी समय मिला करे तो पढ़ने की चेष्टा करिए। एक इंटरनेट पर फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, उसका नाम है 70 पॉलिसीज दैट शेप्ड इंडिया। 70 पॉलिसीज दैट शेप्ड इंडिया, यानी कि 70 पॉलिसी जिसने भारत को एक नई दिशा दी। उसमें आपको सारी ऐसी पॉलिसीज मिलेंगी, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण, उसमें डिमोनेटाइजेशन भी आएगा, जीएसटी भी आएगा, इंश्योरेंस का भी आएगा, तो मनरेगा का भी आएगा, फूड फॉर, तो ये जितने भी ऐसी पॉलिसीज जिससे भारत को एक नई दिशा में, एलपीजी रिफॉर्म्स भी आएंगे, तो उसको पढ़िए। एक एक पैराग्राफ में आपको ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में बताया जाएगा। तो हुआ ये कि जब सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक छोटी सी बहस छिड़ गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि जी हमारी सिविल सर्विस जो है वो इस फॉर्म में हमको नहीं लागू करनी चाहिए, जैसे कि इंडियन सिविल सर्विस होती थी ना पहले, आईसीएस, ब्रिटिश काल में। तो उनका ये विचार था कि उनका ब्रिटिश माइंडसेट था, उनकी जो विचारधारा थी वो ब्रिटिशर्स की तरह सोचते थे, और ब्रिटिशर्स हमारे पर शासन करते थे, जबकि उनको सेवक के रूप में सोचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल ने कहा नहीं, अभी हमें स्वतंत्रता मिली है, और उन्होंने कहा कि 3 वजहें हैं खास तौर पर जिनके कारण हमें सिविल सेवा जारी रखना आवश्यक है। पहला, सिविल सेवा जाती हुई सरकार और आती हुई सरकार के बीच में सेतु का काम करेगा। 5 साल के लिए एक सरकार आई, कार्य किया, अब फिर वो चली गई, दूसरी सरकार आ गई, तो दोनों के बीच में सेतु करना जरूरी है ना। नई सरकार को थोड़ी ना पता कि पिछली सरकार ने क्या कार्य किया था, उनको बताने वाले कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आप लोग। वो बताएंगे कि देखिए पिछली बार हमने ये प्रोग्राम किया था, पिछली सरकार में इस तरह उसके ये नतीजे निकले थे, वगैरह वगैरह। तो ये जो है जाती हुई सरकार और आने वाली सरकार के बीच में सेतु का कार्य करता है, कार्यपालिका। दूसरा, उन्होंने कहा कि चूंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, राजनीतिक कार्यपालिका जो है, वो इनएक्सपीरियंस्ड होती है, अनुभवहीन होती है, तो इसलिए उसको अनुभव के तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जो अनुभवी है, जो उनको बता सके, जिसके पास ज्ञान हो, अनुभव हो, स्किल्स हो, वो उन्होंने कहा कि ये तो सिविल सर्विस कर सकती है, क्योंकि उसके पास ज्ञान भी है, उसके पास अनुभव भी है, उसके पास दक्षता भी है। तो ये जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो वहां मंत्रियों के बैठेगा, उसको एडवाइस करने के लिए एक ऐसे सर्विस की जरूरत है जो उसको एडवाइस करे और निष्पक्ष करे, बिना किसी लेने न देने में, गुण अवगुण के आधार पर करे। तो इसलिए सिविल सर्विस की उन्होंने कहा कि आवश्यकता है। और तीसरा, आम जनता और सरकार के बीच में एक लिंक का कार्य करता है,
सिविल सर्विस। कैसे होता है? गांव के स्तर पर आपके कर्मचारी होते हैं, उनको जानते हैं क्या कहते हैं? उनको स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट, स्ट्रीट लेवल माने है? स्ट्रीट लेवल की हिंदी क्या होगी? जमीनी स्तर पर जुड़े हुए नौकरशाह। तो मैं अक्सर इंटरव्यू में पूछता हूं कलेक्टर कि भाई जब तुम कलेक्टर बनोगे तो तुम किसी गांव के दौरे पर जाओगे तो कौन कौन से जमीनी सतह के नौकरशाहों के दफ्तरों का तुम इंस्पेक्शन करोगे? तो जमीनी स्तर पर कौन कौन हो गए नौकरशाह, बताओ। गांव में अधिकारी का नाम बताओ जो कि नौकरशाह जमीन, वीडियो ब्लॉक स्तर पर हुआ, गांव स्तर पर बताओ। ग्राम सचिव, पटवारी, और प्रधान तो सरकारी नहीं हुआ ना, गैर सरकारी हुआ वो। सरकारी नौकरशाह डॉक्टर है ना, जो वहां डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर है, चिकित्सक है। और किसके? कृषि विभाग के, हाँ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं उसको, अलग अलग नामों से, इंस्पेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर वो होगा। और स्कूल का टीचर है ना, स्कूल के टीचर है ना। और दरोगा जी, हाँ, अगर गांव में पुलिस स्टेशन है तो वहां दरोगा, नहीं तो पुलिस कांस्टेबल होगा। चौकीदार गांव का, बिल्कुल सही। और हाँ, लेखपाल, पटवारी नॉर्मली नॉर्मली एक ही नाम से, तलाटी भी कहते हैं उसको, गुजरात में तलाटी बोलते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। और कौन? हाँ, डाक विभाग भी है, डाक विभाग भी है, अगर वहां पर जो पोस्टमैन हुआ वो भी होगा। बिल्कुल सही है। और भी है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, तहसीलदार गांव के स्तर पर नहीं होता जनरली, वो तहसील और ब्लॉक, तो ब्लॉक पर बीडीओ हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तहसीलदार हो गया। तो वो अगली जो श्रेणी हुई ना, 3 श्रेणियां होती हैं, गांव, ब्लॉक या तहसील, और उसके बाद जिला। तो जब ब्लॉक पर आएंगे या तहसील पर आएंगे तो तहसीलदार और बीडीओ हो गया, और ऊपर हो गया आपका जो सीईओ जिला परिषद होता है सरकारी, वो हो गया। तो ये जो हो गए स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स। तो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट जो है ये फीडबैक देते हैं गांव वालों का सरकार को। तो उसने, सरदार पटेल ने ये कहा कि जो नौकरशाही है इसका कार्य होगा कि जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसके और आम आदमी के बीच में लिंक का, सेतु का काम करेगा। तो ये 3 कारण मुख्य रूप से सरदार पटेल ने रखे। उन्होंने कहा, और यही वजह है कि सरदार पटेल ने कहा कि कई बार ऐसे भी तो राजनीतिज्ञ आ जाएंगे जो दबाव डालेंगे गलत काम कराने के लिए, उसको रोकने के लिए कि वो निष्पक्ष राय दे अपनी फाइलों के ऊपर, बिना डर के, बिना खौफ के। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए प्रोटेक्शन का प्रावधान किया। आर्टिकल 311 और 312 कि कोई किसी नौकरशाह को नहीं निकाल सकता है सिवाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये नौकरशाही, इस तरह से नौकरशाही हमारे देश में अस्तित्व में आई। तो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस, मैंने आपसे कहा ना, एक जाने वाली सरकार और आने वाली सरकार। सिविल सेवक स्थायी कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं और निर्वाचित सरकारों के परिवर्तन के बावजूद प्रशासन की निरंतरता बनाए रखते हैं। दूसरा, सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करते हैं। हम लोगों ने अभी बात करी, जो भी जनता की आवश्यकताएं, सड़क नहीं बनी है जी हमारे गांव में, पीने का पानी नहीं है हमारे गांव में, डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो पा रहे हैं, हमारे यहाँ पटवारी नहीं है, ये सब समस्याएं जो है गांव वाले सरकार तक पहुंचाने का कार्य जो है वो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी सिविल सर्विस करती है। नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनपुट प्रदान करते हैं। नीति निर्माण करने में डेटा देते हैं, इनपुट देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि महिला
और पुरुष के बीच का जब संतुलन बिगड़ रहा था, तो उसके लिए आंकड़ों की जरूरत है। भाई इस गांव में कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, तो वो आंकड़े सारे इकट्ठे करे गए। किस किस कारण से, क्यों वजह है कि यहाँ पर लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं। क्या वजह है कि केरला में ये संतुलन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हरियाणा पंजाब में उस समय, अब तो थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन उसमें जो है बैलेंस नहीं है। तो ये सारे आंकड़े जो है वो सिविल सर्विस देता है, वो जाके देता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका को, मंत्री को, और मंत्री जो है फिर विचार विमर्श करते हैं सिविल सेवकों से और एक पॉलिसी का निर्माण करते हैं, और उसको फिर पॉलिसी का फॉर्मुलेशन जिसको कहते हैं नीति निर्माण। तो जितने भी नीतिगत क्षेत्रों की पहचान करते हैं, आवश्यक इनपुट प्रदान करते हैं, यानी डेटा। इनपुट माने क्या होता है? इनपुट माने फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स, एविडेंस, वो सारी आंकड़े। आंकड़ों के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। हवा में थोड़ी बात कर सकते हैं, कहीं आंकड़े देने होंगे। और विकल्पों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि ऑप्शंस। अब जैसे मैंने कहा ना कि रेशियो जो है उसको ठीक करना है, तो विकल्प क्या होंगे? और उनका जी देखिए, एक विकल्प तो ये है कि अल्ट्रासाउंड मशीन को बैन किया जाए। दूसरा विकल्प ये है कि अगर बच्ची घर में पैदा होती है तो उसको घर में प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया कि डाउरी नहीं दी जाएगी। महिलाओं की रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस, उनका जो महिलाओं का, अब एक सवाल आया कि महिलाओं का जो शोषण होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बनाया गया उसके लिए, वो भी एक पॉलिसी का हिस्सा है ना, पॉश एक्ट। तो अलग अलग तरह के ऑप्शंस। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है, तो देखिए ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ये एक साइकिल होती है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी साइकिल। बल्कि पब्लिक पॉलिसी साइकिल एक साइकिल होती है, ऐसे घूमती है जैसे कि ना आप हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं तो कन्वेयर बेल्ट घूमती है ना, सामान जो है लेते हुए कन्वेयर बेल्ट घूमती है, उसी प्रकार से पॉलिसी साइकिल घूमती है कन्वेयर बेल्ट की तरह। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर पांचवा, छठा। स्टेप कौन से होते हैं? पहला, क्योंकि जगह यहां कम है मैं लिख देता हूं, पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में कहें तो बताइए, हिंदी समस्या का को पहचानना। दूसरा हो गया एजेंडा सेटिंग कहलाती है, विकल्प ढूंढना। तीसरा होती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण। चौथी होती है पॉलिसी लेजिटिमाइजेशन। लेजिटिमाइजेशन मतलब उसका कानून बनाना। नीति क्या? कानूनी ढांचा कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए अबॉर्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसमें महिला की जान का भी खतरा है, बच्चे की भी जान को खतरा है। बच्चे को तो अबॉर्शन हो रहा है तो बच्चे को तो खत्म ही कर रहे हैं। तो उसके लिए नीति निर्धारण कि भाई एक निश्चित अवधि के पश्चात आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो नीति का ऑप्शन हुआ ना, उन्होंने क्या एक ऑप्शन बनाया। उसके बाद पॉलिसी बना ली, और पॉलिसी के बाद उसको कानून बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने अबॉर्शन से संबंधित कानून बना दिया। या
आपकी जो भ्रूण हत्या हो रही है उसके लिए अल्ट्रासाउंड मशीन हो रही है, उसके लिए प्रीनेटल, क्या पूरे नाम का, पीएनडीटी एक्ट है प्रीनेटल डिसिप्लिनरी एक एक्ट बनाया। तो उसका कैसे बना, वो कौन बनाएगा एक्ट, कहां कानून कहां बनता है, संसद में, विधायिका में। तो यहां से देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आप लोग बनेंगे ना सिविल सर्वेंट, तो आंकड़े हमने मंगाए, उसके बेसिस पर हमने एक तरह तरह के विकल्प देखे, फिर विकल्पों में से एक या दो या तीन विकल्प हमने चुने, उन विकल्पों के ऊपर हमने पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया। पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करने के बाद हम कैबिनेट को लेके जाते हैं। कैबिनेट कौन हेड करता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, और वहां पर वो पास होते हैं, फिर जाते हैं विधायिका में, जहां पर कि उसको कानून बनाया जाता है। तो वो हो गया लेजिटिमाइजेशन। और लेजिटिमाइजेशन जो है ना, इसके दो अर्थ हैं, एक तो कानूनी ढांचा बनाना, एक उससे पहले एक और काम है कि उसकी लोगों के बीच में आम मान्यता बनाना, यानी कि लोग उसको स्वीकार करें। कौन से कानून में ये नहीं हुआ, 3 फार्म लॉज में लोगों के बीच में आम एक राय नहीं बनी, लेजिटिमाइजेशन नहीं हुआ, इसी कारण उनको वापस लेना पड़ गया। तो ये चौथा स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा बताओ, पांचवा। लेजिटिमाइजेशन हो गया, लॉ बन गया, लागू करना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। लागू करना, एक स्टेप और है, वो बताओ क्या होगा, मूल्यांकन। बिल्कुल, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं, पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो अब आपने देखा इन सभी छहों स्टेप्स में सिविल सर्विस की भूमिका रहती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, नीचे ग्राम सचिव, पटवारी, फिर कलेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जब आइडेंटिफाई हो गया तो सरकार को भेजा कि देखिए ये आंकड़े हैं, अब इसके ऊपर आप ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन भी जो है सिविल सर्वेंट सुझाता है, इसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। और इन सब चीजों में गैर सरकारी संस्थाओं की भी मदद ली जाती है। अब इस केस में डॉक्टर्स की मदद ली जाएगी कि जी कैसे हम इसको रोक सकते हैं, क्या कानून बनाए। वो कहेगा कि देखिए जी सारी प्रॉब्लम ना उस अल्ट्रासाउंड मशीन से हो रही है, क्योंकि भ्रूण जो है उसके द्वारा जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उसको समाप्त किया जा रहा है। तो उसमें गैर सरकारी संस्थाओं, मीडिया, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी हुई तो CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की, इनका योगदान। तो गैर सरकारी सरकारी दोनों मिलकर पॉलिसी का निर्माण होता है, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होता है और पॉलिसी का मूल्यांकन होता है। तो ये सारी भूमिकाएं जो हैं वो सिविल सर्वेंट करता है। यही चीज तो सिविल सर्विस को दूसरी सर्विसेज से यूनिक करती है, अलग करती है। आप एक डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, एडवोकेट होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, तो पॉलिसी निर्धारण में आपका योगदान उतना प्रमुख नहीं होगा, छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से सारी भूमिका हर स्टेज पर आपकी सिविल सर्विस की होती है। चलिए, भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन में कौन भूमिका निभाता है, सिविल सर्वेंट। कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर कौन होता है, कलेक्टर। रिटर्निंग अफसर कौन होता है, SDM या कलेक्टर। तो स्वतंत्र डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करने में भी जो है सिविल सर्विस की भूमिका होती है। तो ये मैं बड़े उसके साथ, अदब के साथ कहता हूं आप सबसे, अगले 200 साल तक अगर कोई जो सर्विस सबसे महत्वपूर्ण सर्विस मानी जाएगी देश की, तो सिविल सर्विस है। हमारे आपके समय के बियॉन्ड कई कई 100 साल गुजर जाएंगे, लेकिन सिविल सर्विस की महत्ता को कभी आंच नहीं आएगी, क्योंकि सरकार यही चलाते हैं। चल ही नहीं सकती सरकार, क्योंकि सरकारें तो 5 साल के लिए
आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स चले जाएंगे, उसको कंटिन्यूटी और निरंतरता प्रदान करने के लिए सिविल सेवकों की भूमिका होती है। समृद्धि और विकास। तो देश के अंदर समृद्धि और विकास, पहला है कानून व्यवस्था बनाए रखना। उदाहरण के लिए आईपीएस अधिकारी संयुक्ता पराशर, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ असम के रूप में जाना जाता है, उत्तर पूर्वी उग्रवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, देखिए सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना, उसको उसका जो है कई कैप्स पहनता है सिविल सर्वेंट। कई कैप्स पहनने का मतलब नहीं, उसकी ड्यूटीज बहुत होती हैं। ड्यूटीज क्या क्या होती हैं उसकी? पहला, रेवेन्यू, राजस्व, उसमें कलेक्टर की भूमिका होती है। सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड जो पटवारी, नीचे से पटवारी, तहसीलदार, उनका हेड कौन होता है? कलेक्टर होता है। तो राजस्व विभाग को कलेक्टर देखता है। तो पहला हो गया राजस्व विभाग का, उसको हम कलेक्टर कहते हैं। दूसरी टोपी कौन सी पहनता है? वो लॉ एंड ऑर्डर, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। तीसरा, डेवलपमेंटल, विकास, गांव गांव में सड़कें पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, गांव की गलियां पक्की करवाना, पंचायत घर बनवाना, जोड़ खुदवाना, ये सारे कार्य कौन करता है? बीडीओ से करवाते हैं सिविल सर्वेंट। और बीडीओ भी तो सिविल सर्वेंट ही है, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स है, स्ट्रीट लेवल सर्वेंट है। तो विकास में भी जो है सिविल सर्वेंट का योगदान होंगे, कलेक्टर का। अब आता है कोऑर्डिनेशन का, समन्वय। उदाहरण बताऊं, किसान ने कहा कि सर हमारे खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं पहुंच रही है, हमारे पंप नहीं चल रहे हैं, हम अपनी जो हमने फसल बोई है उसमें पानी कैसे दें? हम बिजली नहीं आती, नहर में पानी नहीं हमारे पास आ रहा है, हमें बीज नहीं मिल रहे हैं, हमें खाद नहीं मिल रही है, इंसेक्टिसाइड नहीं मिल रहे हैं। ये काम कौन करेगा? कलेक्टर करेगा, सिविल सर्वेंट। तो एज कलेक्टर मैं दोनों फसलों से पहले, जब फसल बोने का वक्त आता है, तो हम लोग एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाते हैं। मैं हेड करूंगा, मेरे संग डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर होगा, कृषि का जो, दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग का, तीसरा होगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई विभाग का, चौथा हो गया जो एग्रीकल्चर इनपुट्स देता है, उसको हम कहते हैं हैफेड, मार्केटिंग, वो हैफेड होगा। पांचवा मार्केट कमेटी का होगा। मार्केट कमेटी का क्यों होगा बताओ? हाँ, उसकी फसल खरीदेगा कौन? मार्केट कमेटी में खरीदी जाती है। तो उसके परचेज करने के लिए सरकारी एजेंसियां लगेंगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगेगा, हैफेड लगेगा, कॉन्फेड लगेगा, तरह तरह के लगेंगे, जो कि अगर बाहर वाले नहीं खरीद रहे हैं तो एमएसपी के ऊपर सरकारी खरीद होगी। तो ये सारों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने वाला सिविल सेवक, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन की भूमिका हो गई। फिर अगली भूमिका क्या हुई? इलेक्शन। सारे इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन है ना, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन, ये भी सिविल सेवक कराता है। बताओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर, बताओ रिटर्निंग अफसर। छठा, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन, फ्लड्स, ड्राउट्स, अर्थक्वेक्स, जब ऐसी आपदा आती है, आपदा नियंत्रण का कार्य वो भी कलेक्टर करता है ना। जरूरत पड़ती है तो आर्मी को बुलाते हैं, एयरफोर्स को बुलाते हैं। फ्लड्स आ गए, अब वहां गांव में चारों तरफ से फ्लड्स आ चुके हैं, गांव वालों को उठाकर एक 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 ऐसी जगह पर पहुंचाना है जो सुरक्षित स्थान हो, तो वो हेलीकॉप्टर की सर्विस लगेगी, उठा उठा के उनको ले जाएंगे। आर्मी वाले बोट्स लगाएंगे, बोट्स में राशन देंगे उनको, या उनको लेकर दूसरी तरफ आएंगे, पंचायत घर में रखेंगे। तो आपदा नियंत्रण। प्रोटोकॉल, मुख्यमंत्री आए, बाहर से कोई विदेश से आए, या गवर्नर आए, प्रधानमंत्री आए, सबसे पहले व्यक्ति जिससे वो मिलते हैं
वो होता है उस जिले का कलेक्टर। मुझे याद है इंदिरा गांधी आती थी, सबसे पहले कहती थी कहाँ कलेक्टर कौन है, हाथ मिलाती थी सबसे पहले। राजीव गांधी आए, हाथ सबसे पहले हाथ मिलाएगा कलेक्टर से, क्योंकि कलेक्टर सिविल सर्वेंट जो है वो सरकार का प्रतीक होता है। वहां पर सारा प्रशासन जो है वो सिविल सर्वेंट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। चीफ मिनिस्टर्स कहते हैं कलेक्टर से कि जिले में तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो। और हमारे याद है, मुझे हमारे एक मुख्यमंत्री होते थे, वो सभी कलेक्टर्स को जब मीटिंग होती थी ना, उसको हम डीएमएसपी मीटिंग कहते थे, डीसीएसपी मीटिंग, डीएमएसपी। तो कहते थे अगर चंडीगढ़ में किसी जिले से लोग ज्यादा से ज्यादा फरियाद लेकर आए, इसका मतलब मैं समझ लूंगा कि वहां का जो कलेक्टर है वो नाकारा है, क्योंकि वो सारी की सारी समस्याओं का निवारण करने के बजाय वो लोग अब चंडीगढ़ आना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कलेक्टर जो है वो समस्याएं नहीं देख पा रहा है। मैं ऐसे कलेक्टर को नहीं रखूंगा, अगले दिन बदल दूंगा। तो ये जो कलेक्टर की भूमिका है ये हो गई आपकी प्रोटोकॉल के अंदर मिलेगा लोगों से, सीनियर अधिकारियों से। और एक और है सेंसस। सेंसस भी जो कराते हैं वो भी कलेक्टर ही कराते हैं। ऐसे कम से कम मतलब 1 दर्जन काम है जो कि कलेक्टर करता है, जो कि सिविल सेवक होता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप लोग सिविल सर्विस में 1.5 साल लगाइए, लेकिन जरूर बैठिए। 1.5 साल की तैयारी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन लग के करिए, ये सोच के कि आपने आना है। और जरूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में आप आईएएस में ही आ जाएं। अरे आप आईआरएस में आ जाइए, आईपीएस में आ जाइए, ऑडिट एंड अकाउंट्स में आ जाइए, किसी भी सर्विस में आ जाइए, सभी सर्विसेज का महत्व उतना ही है। फिर 1 साल की छुट्टी लेकर आप तैयार। इस बीच में अगर आपने एक सर्विस अपने हाथ में ले ली तो आपके हाथ में ताकत आ जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाता है। और फिर मैं आपसे कहूंगा बड़े उसके साथ, अदब के साथ, सब सर्विसेज अच्छी हैं, डॉक्टर भी अच्छे इंजीनियर, लेकिन जो काम सिविल सर्वेंट करता है वो कोई और सर्विस नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे ही नहीं किसी और सर्विस में जो कि सिविल सर्विस में मिलती है। चलिए, संसाधनों की कमी से निपटना। आर्मस्ट्रांग पामे के बारे में आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में कलेक्टर होता था। इस 100 किलोमीटर की रोड जो थी उसने क्राउड फंडिंग से करी। उसने लोगों को प्रोत्साहित किया कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके 100 किलोमीटर की रोड का निर्माण उस एक नौकरशाह ने करा। आप सोचो कितना बड़ा काम है। तो ये जो है कानून व्यवस्था बनाए रखना, संसाधनों की कमी से निपटना, विनियमित कानून निर्माण, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो क्या होता है कि जो रूल्स बनाने की पावर होती है ना, वो जो विधायिका है, विधायिका के पास इतना टाइम तो है नहीं ना कि वो रूल भी बनाए। एक्ट तो वो पास करती है, कानून तो वो पास करती है, लेकिन नीचे जो रूल्स बनाने का काम है वो दे दिया जाता है नीचे कार्यपालिका को कि भाई रूल तुम लोग बना लेना। तो वो काम भी नौकरशाह करता है, जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, यानी कि विनियमित कानून निर्माण। तो वो उसके विस्तृत कानून और नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का कार्य जो है वो जो है नौकरशाह करते हैं। वेबेरियन नौकरशाही से आगे बढ़ना। सिविल सेवकों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना होगा और नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशासनिक नेतृत्व करना भी सीखना होगा। तो वेबेरियन मॉडल कहलाता है। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो वो जो थी बड़े सख्त कानूनों से घिरी हुई थी। तो वो क्या होता था, कभी कभी संवेदना को किनारे रख के ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी के ऊपर ही चलती थी। आपको याद होगा मैंने अभी उदाहरण दिया था ना, वृद्धा जिसको पेंशन देने का, वहां पर उसने संवेदना भी रखी और साथ में कंपैशन, एम्पैथी। तो वेबेरियन मॉडल तो ये कहता है भाई हर चीज रूल से होनी है, अब रूल में नहीं है तो नहीं है। तो उस औरत को अगर अगर नॉर्मल वेबेरियन मॉडल से चलते ना तो उसकी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तभी प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम अब आगे चलाया है जिसको हम क्या कहते हैं, रूल बेस्ड से रोल बेस्ड। क्या है वो कार्यक्रम का नाम बताओ? रूल बेस्ड से रोल बेस्ड की तरफ चलने की दिशा में चलने को
प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम चलाया प्रशिक्षण देने का, नाम बताओ ना प्रोग्राम का। मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी, रूल बेस्ड से रोल बेस्ड की तरफ। वेबेरियन मॉडल था रूल बेस्ड, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमको संवेदनशील भी होना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो हमारे से अपेक्षा करते हैं ना, तो इसलिए हमको अब हमें रोल। तो वैश्विक स्तर पर यह मान्यता प्राप्त हुई कि जनता की सहभागिता से शासन अधिक नागरिक केंद्रित बनता है। हाल ही में पंचायती विकास योजना 2025-26 के लिए पीपल्स प्लान कैंपेन की राष्ट्रव्यापी शुरुआत, यानी लोगों को साथ लेकर चलना है ना। कहा जाता है ना, रतन टाटा ने कहा, इफ यू वांट टू मूव फास्ट, इफ यू वांट टू मूव फास्ट गो एलोन, बट इफ यू वांट टू मूव फार टेक एवरीवन अलोंग। अगर दूर जाना है तो सबको साथ लेकर चलो। शेड्यूल्ड कास्ट को भी साथ लो, शेड्यूल्ड ट्राइब को भी लो, ओबीसी को भी लो, इकोनॉमिकली वीकर को लो, महिलाओं को लो, बच्चों को लो, वृद्धों को लो, सबको साथ लेकर चलो। और उसी के लिए प्रधानमंत्री ने भी तो नारा दिया, क्या? सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका। तो ये जो है इंक्लूसिविटी है, और ये भी गुड गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। 8 हिस्से हैं गुड गवर्नेंस के, सुशासन के। तो जन भागीदारी, वैश्विक स्तर पर यह मान्यता प्राप्त हुई कि हमें अब स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। क्यों लेकर साथ चलना है? क्योंकि हमें नियमों से निकलना है। नियम जो है वो किसके लिए बने हैं? जनसाधारण के लिए तो बने हैं। अगर इतना ज्यादा हम रूल बाउंड हो गए तो जो हमारा रोल है, रोल क्या है? लोगों की सेवा करना, वो सेवा करने में हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि लोगों को साथ लेकर चलो। और यही कारण है कि कुछ कलेक्टर, जब उनका स्थानांतरण होता है 3 साल बाद, तो वहां की जनता जो है उनको सिर आंखों पर बिठा लेती है और जाके मुख्यमंत्री से कहती है कि सर इसका स्थानांतरण मत कीजिए। 3 सालों में इन्होंने हमको वो दिया है जो कि आज तक कोई अफसर नहीं दे पाया था। कई जगहों पर कलेक्टर जो हैं ऐसे ऐसे गांव में गए हैं। देखिए, हर एक जिले के अंदर कम से कम 300-400 गांव होते हैं, कई ज्यादा भी होते हैं। कलेक्टर के लिए सारे गांव में जाना संभव नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टर हुए हैं जो कि दूर दूर तक के गांव में गए हैं। ऐसे ऐसे गांव में गए जहां पर पिछले 25-30 सालों से कोई कलेक्टर कभी नहीं आया था, और उन्होंने उनको अपने सिर पर बैठा लिया कि आप पहले कलेक्टर हैं। उसके लिए रास्ते में बाधाएं भी पड़ी, पर्वत भी पड़े, नदियां भी पड़ी, लेकिन वो कलेक्टर वहां गए क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली मेरा एम है सर्विस। तो ये जो है मिशन कर्मयोगी, ये कहता है कि रूल बेस से रोल बेस की तरफ बढ़िए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सरकारी कार्यकाल में प्रदर्शन मापदंडों की स्थापना, स्पष्ट मानकों का निर्धारण और मेरिट के आधार पर पदोन्नति की बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी कि पदोन्नति मेरिट पर होनी चाहिए और मापदंडों की स्थापना परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ नहीं काम कर रहा है उसको आप प्रमोट कर दीजिए। उसका कहने का मतलब ये कि हमें ऐसे मापदंडों की आवश्यकता है जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड, इसलिए रिलेटेड है कि वो फला का रिश्तेदार है या फला जाति को बिलोंग करता है या फला पार्टी से जुड़ा हुआ है। परफॉर्मेंस, केवल परफॉर्मेंस। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सिविल सर्वेंट के लिए अब नई परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर्स, इन सबका जो है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे आम जीवन को प्रभावित करती है, हमारे कार्य करने की प्रणाली को बदल देती है। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में कौन कौन आई? सबसे पहले जो शुरू आई, व्हील आई। जो व्हील, रेल के अंदर व्हील लगी ना, पहिया, वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी से थी। पहिए का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद क्या क्या हुई? इंजन आए, रेलवे इंजन बना, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी। टेलीफोन आया, रेडियो आया, हमारा बदल दिया
काम करने का तरीका, इंटरनेट आया, मोबाइल फोन आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, कंप्यूटर्स आए, ये सब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का है। सोशल मीडिया आया, तो टेक्नोलॉजी में अब नई प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना सिविल सर्वेंट के लिए बहुत आवश्यक है कि नहीं? अब तो आजकल तो बिना टेक्नोलॉजी के कुछ हो ही नहीं सकता। विषय विशेषज्ञता की कमी, तो डोमेन एक्सपर्टीज, चूंकि जनरलिस्ट माने जाते हैं सिविल सेवक, तो उनको किसी न किसी क्षेत्र में उनको स्पेशलिस्ट भी होना जरूरी है। तो इसलिए अपने कार्यों से, किसी को एग्रीकल्चर में हो जाए, कोई कॉपरेशन में हो जाए, कोई फॉरेस्ट में हो जाए, कोई ट्रांसपोर्ट में हो जाए, हर एक को कहीं न कहीं पर विशेषज्ञता आनी चाहिए। तो अब समय के साथ धीरे धीरे विशेषज्ञता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं कि जनरलिस्ट से स्पेशलिस्ट के रूप में। अब समय बदलते उसमें एनवायरनमेंट एक्सपर्ट की हमको जरूरत है ना? तो ये सारी चीजें, अब ये सब की भूमिका में परिवर्तन हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन रिसोर्स, एचआर माने ह्यूमन रिसोर्स, तो क्या क्या सुधार की जरूरत है, इस पे आए हैं। पहला है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी, जिसका मैंने आपसे कहा था ना। सिविल सेवकों को नवोन्मेषी, सक्रिय, तकनीक सक्षम और व्यावसायिक बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, आईगॉट कहलाती है। कभी आप खोल के देखिएगा आईगॉट, ये मिशन कर्मयोगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इसमें प्रशिक्षण, हर सिविल सर्वेंट को इन चीजों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो रूल बेस से रोल बेस की तरफ चल पड़े। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड देते हैं किस दिन? डे कौन सा है? नहीं, 26 जनवरी पर भी देते हैं और 15 अगस्त पर भी देते हैं, लेकिन सिविल सेवकों के लिए उन्होंने एक डे है जिस पर दिया जाता है। सिविल सर्विस डे क्या है? अभी अभी खोलो, अभी देख के बताओ, अभी बताओ सिविल सर्विस डे कौन सा है? जिसके लिए तैयारी कर रहे हो बताओ ना, हैं? सब लोग देख के बताओ, सिविल सर्विस डे क्या है? उस दिन अवार्ड दिए जाते हैं। हाँ, सही बताया था उन्होंने। तो 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री दिल्ली में विज्ञान भवन या कहीं ऐसे बड़े ऐसे सिविल सेवकों को आमंत्रित किया जाता है जिन्होंने कुछ न कुछ क्षेत्र में अच्छा कार्य, किसी ने कूड़ा उठाने का मतलब गार्बेज कलेक्शन का काम अच्छा किया है, किसी ने सड़क बनाने का काम किया है, किसी ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव किया है, किसी ने ई गवर्नेंस में काम किया है। हर एक सिविल सर्वेंट ने जिसने कि कुछ न कुछ अच्छा काम किया है, उसको पुरस्कृत करने के लिए सिविल सर्विस डे के दिन उनको पुरस्कार देते हैं, सम्मानित करते हैं। राष्ट्रीय नागरिक सेवा प्रशिक्षण, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग, एक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक और इंस्टीट्यूट उन्होंने स्टैब्लिश किया है। प्रशासनिक सुधार और लोक निगरानी, तो डिपार्टमेंट ऑफ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, नोडल मिनिस्ट्री है जो डील करती है प्रशासनिक सुधारों से और शिकायत निवारण से। सीपी ग्राम्स है, तो वो ये जितना भी कार्यक्रम जितने भी चलाए जाते हैं वो सब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चलाती है। सिटीजन सेंट्रिक एंड रिस्पॉन्सिव इनिशिएटिव, तो ये जो सीपी ग्राम में आपसे कह रहा था ना, कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भी उसी डिपार्टमेंट द्वारा है। 24/7 ऑनलाइन पोर्टल है ये, यानी कोई जब चाहे तब 24/7 पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। दूसरा है सेवोत्तम मॉडल, सेवा उत्तम, तो उन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाए हैं। तीसरा आरटीआई, आरटीआई से सुधार आया है। क्यों आया है? हाँ, इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, तो इसलिए वो सिविल सेवक को सही निर्णय लेना, समयबद्ध निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देता है, क्योंकि अदरवाइज कोई भी जा सकता है और पेनल्टी पड़ सकती है सिविल सर्वेंट के ऊपर, ठीक है ना। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है सिटीजन चार्टर। हर विभाग के अंदर एक सिटीजन चार्टर बनाया गया है कि ये चीजें
आम नागरिक सिविल सर्वेंट से मांग सकता है। ई क्रांति एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है। तो कभी आप देखेंगे ना, डिजिटल इंडिया खोल के देखिएगा। डिजिटल इंडिया जो कैंपेन 2014-15 में लागू हुआ था, 1 लाख करोड़ रुपए से, तो उससे पहले हमारे यहाँ देश में स्थापना हुई थी एक एनआईसी की। कभी हिस्ट्री देखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया गया था जो कि पूरे देश के अंदर कंप्यूटराइजेशन करा रहा था। तो प्रधानमंत्री ने जब पहली बार आए तो उन्होंने नेशनल उनको उनको डिजिटल इंडिया से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश को अगर क्रांति लानी है इंफॉर्मेशन में, तो हमको डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो उन्होंने 9 उसके जो है पिलर्स हैं, 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के। उन डिजिटल इंडिया के पिलर्स को जरूर पढ़ना आप। 9 पिलर्स में तो सबसे पहला पिलर है ग्राम पंचायतों तक, सारे ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिक फाइबर ले करना। 2.5 लाख पंचायतें हैं पूरे देश में, उन सभी तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचाने के लिए ऑप्टिक फाइबर ले करना। दूसरा है उन क्षेत्रों में जहां मोबाइल कनेक्टिविटी अभी तक नहीं पहुंची है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या दूसरे, वहां मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना। ऐसे ऐसे करके 9 पिलर्स हैं उसके, ठीक है। तो ई गवर्नेंस भी इसमें है। तो ई गवर्नेंस जो है अभी हाल ही में इसका योगदान बहुत ज्यादा हुआ। कब? स्नान, हाँ हाँ, तो हाँ, तो किस दौरान में जिसका इस्तेमाल बहुत तेज हुआ? कोविड-19 में। क्योंकि कोविड-19 के दौरान में आप टच नहीं करना चाहते थे कुछ भी। आपको याद होगा लिफ्ट में भी हम लोग जाते थे ना, तो डॉट पेन या पेंसिल से उसका बटन दबाते थे, हाथ नहीं छूते थे, क्योंकि नोट हैंडल नहीं करते थे हम लोग। तो इसलिए फास्ट टैग का निर्माण हुआ। गाड़ियां जा रही हैं तो फास्ट टैग पर नोट ना देना पड़े, तो फास्ट टैग लगा दिया गया। टेलीमेडिसिन हुई। टेलीमेडिसिन का मतलब ओपीडी तो बंद हो गई थी अस्पतालों में, तो इंटरनेट के माध्यम से कंसल्टेशन हुआ। ई कोर्ट्स आए, हेल्थ में आया, क्या क्या आया? कोविन, है ना, और वैक्सीन आई, आरोग्य सेतु आया, है ना, और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, एजुकेशन। तो ई गवर्नेंस जो है, तो ई गवर्नेंस के 5 मुख्य पिलर होते हैं, 5 सी कहलाते हैं। वो 5 शब्द जो सी से शुरू होते हैं, बताओगे क्या है 5 सी? ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए 5 सी का होना आवश्यक है। मुझे बताओ 5 सी कौन से हैं? कनेक्टिविटी, फिर दूसरा कनेक्टिविटी किस चीज में करोगे? सी का नाम बताओ, कोई चीज जिसके माध्यम से होगा कनेक्टिविटी। किस चीज में लगाओगे कनेक्टिविटी? कंप्यूटर, कंप्यूटर चाहिए ना। तीसरा सी, कंज्यूमर। अरे कोई तो उसका इस्तेमाल करेगा, सिटीजन, कंज्यूमर। क्या चीज ट्रांसफर करोगे डेटा? उसको कहते हैं कंटेंट। कंटेंट ट्रांसफर होगी ना। और 5वां होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इंटरनेट से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि गलती नहीं होती इसके अंदर, है ना। हाथ में तो गलती होती, मैनुअल में तो गलती हो जाती है कई बार, कंप्यूटर में गलती कम होती है। तो ये ई गवर्नेंस का हो गया। तो ये जो ई गवर्नेंस योजना तो 2.0, ई ऑफिस, ताकि फाइलों का मूवमेंट ना हो, सब कुछ ई ऑफिस से हो, कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि फाइलें जगह भी बहुत लेती हैं और उसको बाद में खराब भी हो जाती हैं। तो इसलिए सब कुछ, और पेपर जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पेड़ कटेंगे, है ना। तो पेड़ों का इस्तेमाल काटना कम से कम। तो ये तक आपका जो है सक्षम प्रशासन में इसका भी योगदान हुआ। परफॉर्मेंस असेसमेंट, ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन। तो
तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA नागरिकों की दृष्टि से सरकारी ई सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन। नागरिकों से पूछा गया कि जी आप बताइए कि हमारी जो सेवाएं हैं वो कितनी अच्छी चल रही हैं। अगर आप देखेंगे डिजिटल इंडिया के अंदर भी अक्सर आपने देखा होगा, आप जब रेल की यात्रा करते हैं या कोई चीज़ आती है उसके बाद आपके पास फीडबैक के लिए आता है, आप बताइए कि आपको हमारी आज इस बार की रेल की यात्रा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वाई और नहीं खैर अच्छी लगी तो एन, यस और नो, मूल्यांकन है ना। तो ये मूल्यांकन की जो है आवश्यकता सरकार को अब ये लगने लगा है कि भाई हर सेवा लोगों से ही तो पूछो कि भाई ये सेवा कैसी रही, वही तो बताएंगे अच्छी रही या बुरी रही। तो सेवाओं का मूल्यांकन, सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स राज्यों का मूल्यांकन करते हैं। इसमें गुजरात जैसे कि काफी नंबर 1 पर अक्सर आता है मूल्यांकन में। गुड गवर्नेंस डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? बताओ, किसी एक प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, अब बताओ गुड गवर्नेंस डे कौन से प्रधानमंत्री से? अटल बिहारी वाजपेयी से, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म से। कार्यपालिका में समन्वय, तो राजनीतिक कार्यपालिका यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सिविल सेवाओं के बीच में संबंधों को आपसी समझ, सम्मान और एक दूसरे के लिए सुधार की आवश्यकता है। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मंत्री और नौकरशाह के बीच में एक मधुर संबंध होना चाहिए, क्योंकि अगर आपस में झगड़ा हो गया तो कौन सफर करेगा? नागरिक सफर करेगा अल्टीमेटली। तो दोनों के बीच में मधुर संबंध होने की आवश्यकता है। यही है कार्यपालिका में समन्वय। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच हम लोग क्या आज स्टडी कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं सिविल सेवकाओं की भूमिका में सुधार, जो भी आजकल के समय में अब क्या हमें सुधार लाने की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेशन विद सिविल सोसाइटी, तो जो सिविल सेवकों को नागरिक समाज संगठनों CSO सिटीजन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड निजी क्षेत्र को देश के प्रशासनिक विकास प्रक्रिया में भागीदार के रूप में देखना चाहिए। तो सिविल सेवकों को यह होना चाहिए कि अकेले हम नहीं कर सकते, हाँ सिविल सोसाइटी की भी भूमिका है, स्टेक होल्डर्स यानी नागरिकों की भी भूमिका है। पहले तो ये होता था ना, कॉलोनियल सिस्टम था कि भाई हम माई बाप हैं, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं। ब्रिटिश समय में यही तो था ना। अब आ गया नहीं, सिटीजन सेंट्रिक है, नागरिक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। कभी आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रीएम्बल में हाँ ये लिखा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अपने अपने क्षेत्र हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो मैं अक्सर इंटरव्यू में लोगों से पूछता हूं कि बताओ इन तीनों में किसको सबसे पावरफुल माना जाता है? कौन सबसे पावरफुल माना जाता है, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन सबसे पावरफुल है? तो कोई कह देता है सर जुडिशरी बहुत पावरफुल है, दूसरा कह देगा नहीं जी विधायिका बहुत है। मैं कहता हूँ कौन तुमने प्रियम्बल पढ़ा है? प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल। तो कौन सबसे पावरफुल हुआ? पीपल, पीपल, आम नागरिक सबसे पावरफुल है, क्योंकि अगर सर्विसेज ठीक नहीं दी जाती हैं तो वो सरकारों को बदल देता है। तो सबसे ज्यादा सशक्त जो है तो हमारे यहाँ का आम नागरिक है। कोई ये न कार्यपालिका, न न्यायपालिका, न विधायिका, सबसे ऊपर हम लोग हैं। तो सिटीजन सेंट्रिसिटी, विशेषज्ञ सेवाएं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार, सेकंड ARC, किसने हेड किया था इसको? किसने हेड किया था? कौन था प्रेस का चेयरमैन? कौन था? एक साउथ से थे, साउथ इंडियन थे, राजनीतिज्ञ थे। हिंट, VM इन्होंने हेड किया था। बताओ पूरा नाम? वीरप्पा मोइली,
नहीं सुना है वीरप्पा मोइली का नाम? वीरप्पा मोइली ने सेकेंड एआरसी का चेयरमैन थे। उन्होंने 15 वॉल्यूम्स लिखे थे उनके ग्रुप इन कमीशन ने। उसमें एथिक्स भी है। आपका जो GS4 पेपर है ना, वो उसी 4th रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, एथिक्स एंड वैल्यूज के ऊपर। इसी प्रकार से इलेक्शन है और दूसरी चीजें हैं। तो सेकेंड एआरसी के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को प्रारंभिक क्षेत्रीय पोस्टिंग के बाद प्रशासन के एक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए। कहीं ना कहीं विशेषज्ञ, कोई एग्रीकल्चर का हो जाए, तो कोई ट्रांसपोर्ट का हो जाए, कोई फॉरेस्ट का हो जाए, कोई एनवायरनमेंट का हो जाए, कोई कॉमर्स का हो जाए, कोई इंडस्ट्री का हो जाए। हर एक को अपने 35 साल की सर्विस में कहीं ना कहीं विशेषज्ञता भी हासिल करना आवश्यक है। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू। सिविल सेवा कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि 15, 20, 25 और 30 साल के बाद उनके प्रदर्शन और क्षमता के मुताबिक समीक्षा की जाए और जो नाकारा एलिमेंट है उनको हटा दिया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कई नाकारा नौकरशाहों को कई सर्विसेज में, रेवेन्यू सर्विसेज, रेलवे सर्विस में जो काम नहीं कर रहे थे अच्छा, उनको हटा दिया। तो इसमें ये भी जो है समय के साथ, क्योंकि सिविल सेवा में सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें प्रोटेक्शन है 311 और 312 का, तो उनको नहीं हटाया जा सकता। तो फिर क्या होता है, जब पता है कि प्रोटेक्शन है तो बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग नहीं काम करते। तो ऐसे लोग जो नाकारा हैं, ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली आप पब्लिक सर्वेंट हैं, यू आर टू सर्व द पब्लिक। अगर आप सर्व ही नहीं करोगे, और पब्लिक सर्वेंट जानते हैं क्या डेफिनेशन है? जिसको सैलरी पब्लिक एक्सचेकर से मिलती है। पब्लिक एक्सचेकर माने वह खजाने का हिस्सा जिसमें पब्लिक टैक्सेस देती है। तो आपकी सैलरी जो है वो पब्लिक के टैक्सेस से आती है, तो आपकी जिम्मेदारी पब्लिक की ओर बनती है। अगर आप नहीं कर रहे हैं सर्विस, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सर्विस में, सेवा में कंटिन्यू करें। यही उन्होंने कहा कि हर 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपकी प्रदर्शन का आकलन होना चाहिए। डेडिकेटेड अथॉरिटी फॉर पर्सनल मैनेजमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, बहुत सारी सिफारिशें हैं, उन्होंने कहा कि एक अलग से होनी चाहिए। और एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उन्होंने कहा पदोन्नति के लिए और स्थानांतरण के लिए एक बोर्ड का गठन हो, ताकि राजनीतिज्ञ उसके ऊपर दबाव न डाल सके। ट्रांसफर पोस्टिंग एकदम निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा जो काम कर रहा है उसको अच्छी पोस्टिंग मिले, जो खराब काम कर रहा है उसको खराब पोस्टिंग मिले। तो इसलिए उन्होंने कहा सिविल सर्विसेज बोर्ड की स्थापना करिए और एक अथॉरिटी पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, या जो कि उच्च प्रबंधन स्तर के पदों के लिए पहचान करे और उनकी अवधि तय करे कि कितने समय के लिए उनको लगाया जाएगा। पीसी होटा कमेटी, इस तरह की बहुत सी कमिटियां आई हैं। पीसी होटा कमेटी ने कहा कि प्रत्येक मंत्रालय को नागरिकों से जुड़े मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस। उच्च सिविल सेवा अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों के कार्य को नियमित रूप से निगरानी करते रहना चाहिए। हमारा जब आप बनेंगे ना सिविल सर्वेंट, आपका ये काम भी होगा कि आप आपके नीचे जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी से तो वो लोग जुड़े हुए हैं। आपका पटवारी अगर मान लीजिए उसको फर्द नहीं दे रहा, या आपका ग्राम सचिव गांव में विकास का कार्य नहीं कर रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी है? जो सीनियर अधिकारी उसकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी नीचे अधिकारियों से काम लेने का भी कार्य वही करे। और सरकार में पुराने और जटिल नियमों को हटा देना चाहिए। तभी इस सरकार ने आते ही सबसे पहले कम से कम 1500 कानून, एक कमेटी बनाई, ऐसे कानून जो कि पुराने ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं थी, उन सबको निरस्त किया गया कि हमारे आज के समय में अब ये वैलिड नहीं है, तो पुराने कानूनों को हटाना चाहिए। बासवान कमेटी एक बनी, उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के लिए आईएएस अधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की संख्या संतुलित करनी चाहिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। उनका ये कहना था कि कभी आप 900 कर लेते हैं, कभी 1000 कर लेते हैं, कभी 500 कर लेते हैं, 800-600 कर लेते हैं, हमें अगले 10 साल का प्रोजेक्शन देखना चाहिए। प्रोजेक्शन क्यों? हमें ये तो पता ही है कि कितने लोग रिटायर होंगे हर साल, तो हमें पहले से ही सोच के कि इतने लोगों का हमें रिक्रूटमेंट करना चाहिए ताकि कमी ना हो। वरना क्या होता है, एक ही अधिकारी के पास कई कई चार्ज देने पड़ते हैं क्योंकि अधिकारियों की कमी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमें अगले 10 साल का विजन ध्यान में रखना चाहिए और पदोन्नति के विवादों को समाधान को जल्दी करें। तो पदोन्नति में विभिन्न राज्यों में
विवाद होते हैं। जैसे कहीं पर पदोन्नति 3 साल में हो गई, कई जगह पर 5 साल में हो गई, कहीं 4 साल में हो गई, तो उनमें उसके कारण जो है आपस में एक विवाद पैदा होता है, तो हमें उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस सिस्टम, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा के तहत जीआईएस आधारित योजना बननी चाहिए। यानी कोई सड़क कहीं बनी है तो वो सैटेलाइट से लिंक होनी चाहिए, जीआईएस इंफॉर्मेशन। कभी कोई जाके देख सकता है कि भाई वहां पर सैटेलाइट से वहां पर वो पता लग जाएगा कि वो सड़क बनी है कि नहीं, वो जोड़ खुदा है कि नहीं खुदा है, वो लिंक हो जाना चाहिए। मूल रूप से टेक्नोलॉजी, मतलब हर जगह टेक्नोलॉजी। अब देखिए सब्सिडी जो पेमेंट जितनी हो रही है, गैस सब्सिडी दूसरी, वो किस स्कीम के तहत हो रही है, क्या उसके लिए लगाया गया है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आई है और पैसा जो है वो अंत स्तर पर पहुंच रहा है। डीपीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है। तो वो उससे पैसे जो है ना जितने ऊपर से चलते हैं उतने ही नीचे पहुंचते हैं। तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको बताइए जितना अब समय के साथ साथ ये सभी चीज़ों का, चैट जीपीटी आ गया, जेमिनी आ गया, ये सब तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जा रही है। तो भारत में सिविल सेवा को लेकर ये आलोचना की जाती है कि वे आधुनिक भारत की बढ़ती अपेक्षाओं और आपका औद्योगिक विकास और विविध सरकारी कार्यों में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर रही है। इसलिए प्रशासनिक सुधारों और निरंतर सीखने की प्रक्रिया, कांस्टेंट स्टूडेंट होना चाहिए। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे ना, तो भी आपको अपनी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड हमेशा निरंतरता पढ़ते रहना चाहिए। आज मैं रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन तब से अब तक निरंतर मैं कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं और वो आगे आप लोग तक पास करने की कोशिश करता हूं। तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हमें होना चाहिए। इसलिए सिविल सेवा के एक प्रभावशाली इस तरह नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा दे सकेंगे, जिससे भारत 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का जो हमारा स्वप्न है उसको पूरा कर सकेंगे। तो ये सिविल सेवकों की भूमिका। आज हम लोगों ने दो चीजों पर चर्चा करी। एक तो मीडिया का क्या स्थान है, क्या क्या मीडिया के से अपेक्षाएं की जाती हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या उसको संयम में पालन करना है, क्या उसके एथिक्स हैं, कौन कौन सी बॉडीज हैं। और दूसरा हम लोगों ने किया सिविल सर्विस की स्थापना कैसे हुई, और उसके बाद अब बदलते हुए समय में देखिए जाते क्या होता था, पुराने समय में जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, तो इसलिए ज्यादातर प्रांतों में उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता था। अब समय के साथ साथ विकास करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, गांव का विकास करो, शहरों का विकास करो, इसलिए उसको डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो समय के साथ सिविल सर्विस की भूमिका भी में बदलाव आया है और अपने आप को ढालना सिविल सर्वेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है, बदलते हुए परिवेश में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने और टेक्नोलॉजी का सहायता करने से। तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरे शब्द के लिए। धन्यवाद।